सुप्रभात छात्रों। अभी तक पिछले 2 क्लास जो हुए हैं उसमें हमने पढ़े थे उच्चारण शिक्षण, सस्वर वाचन, मौन वाचन, है ना। ये मेरा जो अध्याय है कि अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। देखिए, शुद्ध उच्चारण, वाचन और लेखन तो हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है ना। अब हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, है ना। अभी तक आपने ये पढ़ा कि क्या उसके उद्देश्य होते हैं मौन वाचन के, सस्वर वाचन के, है ना, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको कक्षा में जो आपके बच्चे होंगे, मतलब जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होंगे, उनको आप पाठ्यक्रम में हलंत, विसर्ग और अनुस्वार का ज्ञान कैसे करवाएंगे, किस गतिविधि से करवा सकते हैं आप कि उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाए, है ना। तो इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे आज यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि क्यों हम बच्चों को अनुस्वार, हलंत और विसर्ग का ज्ञान करवाएं, इससे क्या होगा, है ना। तो उद्देश्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले छात्रों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना। मतलब जो बच्चे हैं वो शुद्ध बोलना सीख जाएं और शुद्ध भाषा को ही अपने व्यवहार में लाएं, अर्थात शुद्ध बोलें। व्यवहार में लाने का मतलब क्या है? शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें, और उनको शुद्ध, और ये कैसे हो सकता है? व्याकरण की सहायता से हो सकता है कि व्याकरण की सहायता से ही बच्चे शुद्ध लिखना सीखते हैं और शुद्ध बोलना सीखते हैं। तो ये तो मेरा हो गया, आपका हो गया पहला उद्देश्य कि छात्रों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना। इसलिए बच्चों को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाने के लिए हमें व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है कि शुद्ध उच्चारण के साथ अनुस्वार, हलंत, विसर्ग की दक्षता विकसित करना। दूसरी क्या है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण के साथ साथ कहाँ पे अनुस्वार लगा है, कहाँ पे हलंत लगना चाहिए और कहाँ पे विसर्ग लगाना चाहिए, ये दक्षता उनके अंदर विकसित करनी होती है हमें, इसलिए हमें बच्चों को सिखाना है ना। तीसरा है कि अनुस्वार, हलंत, विसर्ग का शुद्ध वाचन, शुद्ध बोले और लेखन की योग्यता विकसित करना। बच्चों में शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलने की योग्यता का विकास करना होता है। अगला है कि अनुस्वार, हलंत, विसर्ग का शुद्धता के साथ अंतर करने की क्षमता का विकास करना। अर्थात बच्चे ये समझ जाएं कि हलंत कहाँ पे लगा होता है, विसर्ग कहाँ पे लगा होता है, और उसका उच्चारण, हलंत का उच्चारण किस तरह से करेंगे और विसर्ग का उच्चारण किस तरह से करेंगे, इस सब में अंतर स्पष्ट करना बच्चों को आ जाए, है ना। इस सब की दक्षता बच्चों में आ जाए, इसलिए हमें इन सब का ज्ञान करवाना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। वैसे तो आप सबको तो पता ही है ना, सबने संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन आप बच्चों को कैसे बताएंगे, इसलिए पढ़ना है। जब स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक कहा जाता है। एक बार फिर से देखें कि जब स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक कहा जाता है। जैसे कि हम कहें कि आंचल, आंचल, आंचल को आप बोलिए। अब हम अगर अंक की बिंदी ना लगाएं तो आंचल होगा, है ना। अब आंचल तो नाक से भी स्वर निकल रहा है। ऐसे ही अंश, अगर हम नाक से स्वर नहीं निकालेंगे तो अस पढ़ेंगे, है ना, और अगर नाक से स्वर निकालेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अंश, तो नाक से भी स्वर निकल रहा है। जैसे कि पंचम, है ना, और अगर हम अंक की बिंदी नहीं लगाएंगे, मतलब नाक के स्वर से नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, पचम हो जाएगा। लेकिन हम क्या यहाँ पे लिखा है, पंचम, तो अंक की बिंदी जब निकलती है तो नाक का स्वर भी लगता है, जैसे कि ओम, है ना। तो और अनुस्वार क्या होते हैं कि हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार माना जाता है ना। जैसे काखा गागा इंग्या, चाचा जाजा इंग्या, टाठा डाडा अड़ा, ये सब क्या अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। क्या ये
पंचम स्वर। ठीक, अब शिक्षक द्वारा गतिविधि, अब आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना। देखिए, तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से वार्तालाप करे और अनुस्वार से जुड़े शब्दों पर विस्तृत चर्चा करें। आपको क्या करना है, बहुत सारे शब्द अनुस्वार वाले जो है वो एक जगह लिख लेने हैं, या एक एक बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि कोई एक शब्द बताओ जो कि अनुस्वार वाला हो, तो बहुत सारे शब्द निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना। तथा उसके अलग अलग उच्चारण करके उनमें अंतर स्पष्ट करें, जिससे बच्चे शुद्ध बोल व लिख सकें, है ना। कि आप सारे बच्चों से पहले बुलवाएं और फिर अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो उनमें अंतर स्पष्ट करके आप बता सकते हैं। जैसे कि दंपत्ति, पंत, संत, ओम, अंगूठी आदि। ठीक, ऐसे ही आप बच्चों से बुलवा सकते हैं और लिखवा भी सकते हैं क्लास में, ठीक है ना। तो ये तो हो गई अनुस्वार की गतिविधि। अब हलंत, हलंत में क्या होता है, हलंत में स्वर तंत्रियों में कंपन होकर नाद स्वर उच्चरित होता है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो जो एक शब्द जो होता है जब हमें इसको आधा बोलना होता है तो हम उसको बहुत धीरे से बोल देते हैं, है ना। या जब हम लिखेंगे तो उसमें हम हलंत लगा देंगे, अर्थात एक ये अर्ध मात्रा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हलंत हो जाएगी। अर्थात उसका मतलब ये होता है कि वो अक्षर आधा लिखा हुआ है ना। तो हलंत में स्वर तंत्रियों में कंपन होकर नाद स्वर उच्चरित होता है। यह शब्द के अंत में जब व्यंजन को आधा बताना हो, देखो शब्द के अंत में जब व्यंजन को आधा बताना हो तब हलंत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंतिम अक्षर कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता। अंत का जो अक्षर होता है उसको कभी भी आधा नहीं लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, पूरा लिखने के बाद उसमें हलंत लगा देते हैं, है ना। इसी प्रकार नपुंसक लिंग के सभी शब्दों में माँ में हलंत लगाकर लिख सकते हैं। जैसे कि ये पत्रम लिखा है ना, तो ये पत्रम माँ में हलंत लगा है। अब हम पत्रम ऐसे भी लिख सकते हैं, पत्रम, है ना, ये बिंदी ऊपर लगा सकते हैं, है ना, पत्रम में। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये पत्रम हो गया, विद्यालयम हो गया, खाद्य हो गया, है ना। तो कहीं भी अगर हमें आधा शब्द लिखना है तो हम उसके बाद में हलंत लगा देंगे, ठीक है। अब कक्षा में इसकी गतिविधि क्या होगी ये हम कल के क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है ना। और आपको जो कमी लग रही हो इसमें, और जैसे कि दिख ना रहा हो, या आवाज़ आपको क्लियर ना आ रही हो, या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, है ना, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में जब आप जुड़ेंगे तो लगता है कि बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, है ना, क्योंकि अभी तक बहुत मिस किया है ना आप लोगों ने अपने कॉलेज को, अपने टीचर्स को। तो जब सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे तो ये लगता है कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।